बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने रिपल टैंक पढ़ लिया था। रिपल टैंक क्या है? ऐसी डिवाइस है जो वेव्स प्रोड्यूस भी करती है और करैक्टरिस्टिक भी बढ़ती है उसकी। करैक्टरिस्टिक में से हमने एक पढ़ ली थी कल, रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ेंगे उसकी रिफ्रैक्शन आ रही और डायफ्रैक्शन। इसे डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, डायफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं। तो कल हमने कहा था रिपल टैंक जो है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होती है और रेक्टेंगुलर ट्रे जो है वो 1/2 मीटर अबव द टेबल सरफेस होती है। उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और क्या नाम है, उस पर एक वाइब्रेटिंग पैडल या सिंपल ऑसिलेटिंग पैडल लगा होता है। उस पैडल के नीचे वुडन ब्लॉक होता है। जब वो वाइब्रेटर ऑन करते हैं या मोटर ऑन करते हैं तो वाइब्रेटर वाइब्रेट जब करता है तो वुडन ब्लॉक जो है वो वाइब्रेट करता है, पानी की सरफेस से टच होता है तो पानी में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर उन वेव्स को हमने बाद में पढ़ा कि उन वेव्स की खसूसियात क्या है। कल हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, वहाँ मैंने कहा था कि अगर रास्ते में रुकावट लगा दें तो वेव्स उससे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आना शुरू हो जाएगी। तो यानी बेंडिंग ऑफ क्या नाम है, वेव्स व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट बाउंस बैक कम्प्लीटली एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बच्चे हम लोगों ने उसमें जब स्पीड पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि दो वो बना देंगे मीडियम, एक जो है वो गहरे पानी का होगा डीप वाटर, एक शैलो वाटर। अब डीप और शैलो बनाना है लेकिन कुछ एंगल से, जो मैंने रुकावट रखनी है ना वो थोड़ी कुछ एंगल वाली रखनी है। अब देखो ये एंगल बनाया मैंने तिरछा, 45 का एंगल बना हुआ है। यानी मैंने पानी की ट्रे के अंदर एक ऐसी जो है वो सरफेस रख दी है जो ट्रायंगल शेप की है। और जब मैंने उसको रखी है तो वो एक एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। देखो ये सरफेस, ये मीडियम चेंज हो रहा है। अब होता क्या है बच्चे यहाँ पर कि वेव्स यहाँ से आ रही हैं रिपल टैंक से प्रोड्यूस होकर। वेव्स यहाँ पर तो आपको ब्राइट और लाइट फ्रिंग्स, ये जो लाइन है ये जो है ट्रफ होती है और ये जो दरमियान वाला एरिया ये क्रस्ट होता है। ये बेसिकली ऐसे मूव कर रही होती हैं, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। जब ये टकराती हैं सरफेस पर तो फिर ये अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। तो वो ये कहता है कि व्हेन अ वेव, जब एक वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब कौन सा मीडियम? एक मीडियम ये वाला है डीप पानी का, गहरे पानी का। एक मीडियम जो है वो कम गहरे पानी का, शैलो वाटर का है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर होने लगी, लेकिन शर्त क्या है? एट सम एंगल। अब ये एंगल बनाए, किसी एंगल पर इंटर होगी। इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंजेस, यानी इसकी जो डायरेक्शन है चलने की, प्रोपेगेशन का मतलब है चलना, एक डायरेक्शन में चलना, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यही कहलाती है रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब देखिए क्या हुआ है, ऐसे वेव्स आ रही थी, जैसे ही उसकी सरफेस पर टकराई दूसरे मीडियम की, इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। ऐसे आ रही थी डायरेक्शन चेंज, ऐसे आ रही थी डायरेक्शन चेंज, ऐसे आ रही थी डायरेक्शन चेंज। तो ये हम लोग ने यहाँ से ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं किस चीज़ को? रिफ्रैक्शन को। तो अब इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे, कंसीडर वी मेक टू मीडियम्स बाय एंटरिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर ट्रे which create two medium. One is deep water medium, other is shallow water medium. When waves enter from deep water medium into the shallow water medium, at the surface of medium, its direction of propagation, its direction of motion is changes at some angle. अब ये कुछ एंगल बना है ना, तो अब मैंने ये जो लाइन गिराई है ना, ये लाइन इसे कहते हैं नॉर्मल। दोनों के 90 के एंगल पर है। तो नॉर्मल के ऊपर वाली जो वेव्स आ रही होगी नॉर्मल और इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो वेव आ रही होती है उसका एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और टकराने के बाद उसने जो डायरेक्शन चेंज करने के बाद नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड यानी सिंपल वर्डिंग में ये एंगल बना है इंसिडेंट रे और किसके दरमियान? नॉर्मल के दरमियान।
और ये बनेगा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान। नॉर्मल गिराएंगे, देखें अब मैंने ये लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड है, इसके दरमियान एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हों, लेकिन रिफ्लेक्शन में 100% ज़रूरी है। यहाँ होते हैं बराबर, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी आएंगी जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होंगे। वो डिफरेंट टर्म्स हैं कि किस एंगल से जाकर टकरा रही है। अब सुहेल को मैं यहाँ खड़ा करूँगा, अब मैंने बॉल मारनी है, अब सुहेल के पास भेजनी है, तो मैं एंगल बनाता हूँ ना कि एक स्पेशल एंगल से फेंकूँ तो सीधी उसके हाथ में जाए, उसको हिलना ना पड़े। लेकिन अगर मैं टेढ़ी फेंकूँ तो उसके हाथ में तो नहीं जाएगी। अगर उसके हाथ में जा रही तो इसका मतलब है मेरा और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बराबर है। और अगर इसके हाथ में नहीं जा रही तो इसका मतलब ये है कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन बराबर नहीं। अच्छा, एक और चीज़, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, अब जैसे मैंने ये सुहेल और अपनी एग्जांपल दी है, ये अब एक मीडियम ये है, दीवार दूसरा मीडियम है, ये रुकावट है, उससे टकराने के बाद सुहेल के पास आ गई है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट हो गई है उसी मीडियम में। और अगर मैं कोई चीज़ मारता हूँ, फॉर एग्जांपल पानी फेंकता हूँ यहाँ से खिड़की में से, तो कुछ पानी बाहर चला जाएगा ना, कुछ रुक जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ रिफ्रैक्शन में रेज जो है वो ट्रैवल कर जाती है दूसरे मीडियम में। देखें यहाँ पर इसीलिए लफ्ज़ लिखा है व्हेन अ वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वहाँ पे इंटर नहीं लिखा, वहाँ लिखा था बाउंस बैक, वापस आ गई। क्लियर हुई ये बात? तो वो यही कह रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी। बस इतना सा टॉपिक है। डेफिनेशन, ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम को जिन बच्चों की मेरी इंग्लिश कवर हो गई है, थोड़ी बेहतर होगी, वो तो इसको खुद लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट खुद बना लें। अब ये स्टेटमेंट जहन में रखकर, डायग्राम जहन में रखकर जब इस टॉपिक को पढ़ोगे नहीं, इंशाल्लाह याद हो जाए। आगे डायफ्रैक्शन। बच्चे डायफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन, द स्प्रेडिंग, फैल जाना, और बेंडिंग, मुड़ जाना, ऑफ वेव्स अराउंड अ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। अब देखें मैंने क्या किया, वेव्स ऐसे जा रही थी, रिपल टैंक से आ रही है ना, मैंने यहाँ पर एक रुकावट रख ली, ऑब्स्टेकल रख लिया, उसके दरमियान में होल है, या आप ये कह सकते हो दो रुकावटें हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो दरमियान में इनका फासला है वो एक वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? एक वेवलेंथ या उससे कम। उससे ज़्यादा होगा तो ये प्रॉपर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन प्रॉपर सेमी सर्कुलर पाथ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, होता क्या आप देखें, व्हाट इज़ वेवलेंथ? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला, या एक तरफ से दूसरे तरफ का। अब देखें ये एक तरफ है, एक तरफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है? वेवलेंथ। अब ये जितना फासला है ना, इतने ही फासले का ये गैप होना चाहिए, ये कंडीशन है, अदरवाइज नहीं आएगी डायफ्रैक्शन। क्लियर हुई ये बात? ये एफएससी में बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, यहीं पे कंसेप्ट क्लियर करो कि जितनी वेवलेंथ का डिस्टेंस है उतना ही ऑब्स्टेकल के दरमियान में जो है ना गैप होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा पर डायफ्रैक्शन शो नहीं होगी। तो फिर क्या होता है कि जब वेव्स उससे टकराती है तो उसके इसमें से गुज़रने के बाद उसके किनारे बैंड हो जाते हैं ऑब्स्टेकल के गिर्द, या स्लिट गैप कहते हैं गैप को, इसके गिर्द देखें बैंड हो गए हैं। और ये इस तरह भी हो सकते हैं, ये इस तरह भी होती, ऐसे वेव्स भी दिखाई देती है आपको, देती है ना ऐसे वेव्स? कभी देखिए हैं? पानी में ऑब्जर्व करना ही है, आज ही जाकर अपने टब लो और टब में इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। वेव्स कैसे प्रोड्यूस करोगे? पेंसिल से, पेंसिल को ऐसे उसमें डिप करोगे, वेव्स प्रोड्यूस होगी। उसके दरमियान में ऐसे दो हर्डल्स रख दो और हर्डल्स के दरमियान में गैप होना चाहिए, कोशिश करना गैप थोड़ा सा हो, फिर आप देखोगे कि जो वेव्स जैसे ही उसके आगे गुजरेंगी ना, वो ऐसे गोल होती हुई नजर आएंगी। पत्थर फेंकते हो कैसे गोल घूमता है, तो ये वही तो है। तो वो यही कह रहा है, द स्प्रेडिंग और बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड अ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ये डायग्राम बनाओगे कि मैंने दो ऑब्स्टेकल रखे हैं, कंसीडर अ वेव इज मूविंग या प्रोपेगेट फ्रॉम द फ्रॉम इट्स सोर्स। सोर्स क्या है? वो मोटर।
Then two obstacles are placed which has slit or gap between it, which and the slit or gap is equal to wavelength of waves. Then we see that spreading or bending of waves occur around the obstacle. This is called diffraction, और ये फिनोमिना ऑफ डाइफ्रैक्शन. अब देखो रिपल टैंक जब भी लॉन्ग आएगा ना तो ये पूरा नहीं आता, ये आता है ऐसे ही कि डिफाइन रिपल टैंक एंड कंस्ट्रक्शन लिखनी है, चाहे रिफ्लेक्शन है, चाहे रिफ्रैक्शन है, चाहे डाइफ्रैक्शन है, कंस्ट्रक्शन पक्की याद होनी चाहिए, डायग्राम कंस्ट्रक्शन. अब वो कहेगा एनी वन करेक्टरिस्टिक, तो एनी वन में आपको जो सबसे अच्छी आती है, जिसकी डायग्राम अच्छी आती है, देखो इसकी डायग्राम सबसे आसान है, आसान इसकी भी है, इसमें एंगल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब बनाई भी होगी तो सब आता है. ये सबसे आसान डायग्राम, तो डायफ्रैक्शन को लिख दो. और बाद एक दफ़ा सवाल ऐसे आया हुआ है, डिफाइन रिपल टैंक, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. कर लोगी, ये मुश्किल तो नहीं है. तो कल आपका इस रिपल टैंक का सिर्फ टेस्ट होगा, ठीक है. परसों वाले दिन चैप्टर करेंगे, अभी ताज़ा दिया आपने चैप्टर का टाइम, ठीक हो गया. जज़ाकल्लाह.